जय हिंद दोस्तों, आप सबका आज के एडिटोरियल डिस्कशन के वीडियो में बहुत स्वागत है। और दोस्तों आज है 28 नवंबर मंडे और आज दोस्तों हम ये 3 इश्यूज को डिस्कस करेंगे जो कि आपके सामने आपकी स्क्रीन पे हैं। एक आर्टिकल हम डिस्कस करेंगे इश्यूज रिलेटेड टू अर्बनाइजेशन में से, इंडियन एक्सप्रेस में आया है, एयर ऑफ अ लीडर। तो पोल्यूशन की यहाँ पे बात कर रहे हैं जहाँ पे भारत को G20 की प्रेसिडेंसी मिली है। तो वहाँ पे क्या हम ऐसे स्थिति में मेहमान नवाजी करना चाहेंगे जहाँ पे हम अपनी राजधानी की बात करें, वहाँ पे इतनी ज़्यादा प्रदूषित हवा होती है, तो कैसे इस चीज़ से हम लड़ सकते हैं, कैसे इस चीज़ में सुधार लेके आ सकते हैं जहाँ पे इतनी हमको प्रशंसा मिल रही है कि हमको मौका मिला है प्रेसिडेंसी का, G20 का, और हम डेवलपिंग कंट्रीज़ के बहुत सारे इश्यूज़ को भी रेस करेंगे, लेकिन वहाँ पे हम कैसे बेहतर तरीके से मेहमान नवाजी कर सकते हैं। आफ्टर ऑल अगर हमारे घर में कोई गेस्ट आते हैं तो हम नहीं चाहेंगे कि उनको किसी गंदे कमरे में बिठाएं या गंदे माहौल में बिठाएं। हम मेहमान नवाजी जब करते हैं तो मेहमान को भगवान का रूप मानते हैं। ये बातें हम यहाँ पे करेंगे। फिर एक आर्टिकल हम बात करेंगे यहाँ पे गवर्नमेंट पॉलिसीज एंड इंटरवेंशन से संबंधित। यहाँ पे अगेन ये आर्टिकल इंडियन एक्सप्रेस में आया है और यहाँ पे हम बात करेंगे जुवेनाइल जस्टिस एक्ट 2015 के बारे। और एक आर्टिकल ये डी पॉपुलेशन से संबंधित है, यानी कि जनसंख्या कम होने से संबंधित है। अभी तो हमारी जनसंख्या बढ़ रही है, दुनिया की आबादी बढ़ रही है, लेकिन एक समय आएगा जब दुनिया की जनसंख्या और भारत की भी जनसंख्या कम होना शुरू हो जाएगी। तो उससे रिलेटेड क्या चैलेंजेस भारत के लिए होंगे वो हम डिस्कस करेंगे। ये आर्टिकल हिंदू में आया है। क्वेश्चन ऑफ द डे होगा टुवर्ड्स द एंड ऑफ द वीडियो। नाउ पहला आर्टिकल एयर ऑफ अ लीडर। अब जैसे आप जानते हैं अशोक गुलाटी जी ये बाई वीकली एग्रीकल्चर इकोनॉमिस्ट हैं अशोक गुलाटी, और ये बाई वीकली आर्टिकल लिखते हैं। अभी इस आर्टिकल में वो क्या कहते हैं, देखो अभी तो हमारे लिए सब बहुत अच्छी बातें हो रही हैं, हमको प्रेसिडेंसी मिली है G20 की, हम बहुत सारी बातें COP27 में भी हमने ऐसी बातें करी जहां पे हमने डेवलपिंग देशों के हित में बातें करी हैं कि कैसे हमको क्लाइमेट फाइनेंसिंग के प्रति और कैसे हमको ग्रीन हाउस गैस मिटिगेशन के प्रति टेक्नोलॉजीज मिल सकती हैं, फाइनेंस मिल सकता है, और इस लड़ाई में ग्लोबल वार्मिंग के अगेंस्ट कैसे हमारा थोड़ा और सहायता हमको मिल सकती है डेवलप्ड देशों से। अभी अगर हम अपनी आर्थिक व्यवस्था की बात करें तो इतनी बुरी भी नहीं है। IMF के फोरकास्ट, वर्ल्ड बैंक के फोरकास्ट बार बार ये बता रहे हैं कि भारत की जो आर्थिक व्यवस्था है यूरोप से, अमेरिका से तो बहुत बेहतर है, इनफैक्ट चाइना से भी बहुत बेहतर है। और ये पहली बार हुआ है, पहली बार पिछले 40 सालों में हुआ है कि भारत चाइना की भी इकोनॉमिक ग्रोथ को, GDP को सरपास करेगा। लेट्स नॉट फॉरगेट कि चाइना अभी इकोनॉमिक डिक्लाइन में है। अभी हम आज न्यूज़ में पढ़ भी रहे थे कि चाइना में प्रोटेस्ट भी हो रहे हैं अगेंस्ट दिस पॉलिसी ऑफ जीरो कोविड पॉलिसी ऑफ Xi Jinping। तो चाइना में काफ़ी कंट्रैक्शन देखने को मिला है। तो ऑल वेल डन, अच्छी बातें भारत के लिए आ रही है। अगर हम महंगाई की बात करें, महंगाई ज़रूर है। अब हमारा जो RBI का जो इन्फ्लेशन टारगेटिंग फ्रेमवर्क है, अब इन्फ्लेशन टारगेटिंग फ्रेमवर्क के प्रति हमारा जो कंफर्ट जोन है वो यानी कि 4 ± 2% की हम बात करते हैं, यानी कि 2% से लेके 6% तक की जो महंगाई है, इन्फ्लेशन है, उतना हम टॉलरेट कर सकते हैं, उसके बियॉन्ड वो टॉलरेबल नहीं है। तो अब UK रिसेशन पे है, अमेरिका रिसेशन में आने वाला है, तो उसके मुकाबले भारत रिसेशन नहीं है। तो ये अगेन बात हम बहुत बार कर चुके हैं कि भारत के पास मौका है G20 की प्रेसिडेंसी के चलते। बाय द वे क्या थीम है G20 की प्रेसिडेंसी में? भारत जो G20 का जो प्रेसिडेंट बना है, थीम है वन अर्थ, वन फैमिली, वन फ्यूचर। ये बात आपको याद रहे, पूछी जा सकती है, प्रीलिम्स में पूछी जा सकती है, तो आपको ये थीम याद रहे। तो हम बात कर रहे हैं वासुदेव कुटुंबकम की बात करें, कॉस्मोपॉलिटनिज्म की बात करें, जहां पे हम कहते हैं द वर्ल्ड इज वन फैमिली। हम दुनिया के इश्यूज को एड्रेस करना चाहते हैं, पीस लेके आना चाहते हैं, कॉन्फ्लिक्ट्स को हम रिजॉल्व करना चाहते हैं। केवल हम ये बात से, केवल हम ये जो लाइफ, जो मोटो हमने दिया है लाइफस्टाइल फॉर एनवायरनमेंट, क्या केवल ये कहना कि केवल अपने लाइफस्टाइल को सुधारने से, अपने कंजम्पशन पैटर्न्स को सुधारने से क्या हम अपने वातावरण में केवल तब्दीली लेके आ सकते हैं? ये बात सोचने वाली है। राहत है इकोनॉमिक ग्रोथ के मामले में, महंगाई के मामले में, लेकिन केवल ये लोगो दे देना लाइफस्टाइल फॉर एनवायरनमेंट, क्या इससे हमारे शहर और लिवेबल बन सकते हैं? सबसे बड़ा जो काला धब्बा है अभी फिलहाल के टाइम पे हमारे यहाँ पे भारत में, वो है खास करके अभी हम दिवाली के बाद देखते हैं जो पोल्यूशन बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है हमारी सिटीज़ में, हमारे शहरों में। नॉर्थ इंडिया में, दिल्ली NCR, पंजाब, हरियाणा में प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा होती है, ठीक है। आसमान जो है काले काले हो जाते हैं धुएं के कारण। तो हम कैसी मेहमान नवाजी करना चाहेंगे? अब G20 का मौका हमको मिला है प्रेसिडेंसी का, इतने सारे देश के लीडर्स यहाँ पे आएंगे, तो क्या चाहेंगे हम कि वो वहाँ पे अच्छी हवा ना ब्रीथ कर पाएँ, प्रदूषित हवा ब्रीथ करें? मुझे याद है 2015 की बात है, 2015 में जो रिपब्लिक डे था 26 जनवरी का, तो आई थिंक उस वक्त
बैरक ओबामा जी जो थे वो एज चीफ गेस्ट आए थे, इंडिया आए थे आज उस टाइम पे वो। और उस टाइम पे दिल्ली के आसपास जितने भी बड़े सरकारी दफ्तर हैं, जो सरकारी बिल्डिंग्स हैं, खास करके अगर हम बात करें जहाँ जहाँ पे बैरक ओबामा ने जाना था एज चीफ गेस्ट ऑन द रिपब्लिक डे परेड, तो वहाँ पे प्योरीफायर्स लगाए हुए थे, एयर प्योरीफायर्स लगाए हुए थे, ताकि वहाँ पे जो भी उनके साथ काफिला आएगा बैरक ओबामा जी के साथ, वो सारी अच्छी हवा ब्रीथ कर सके। पर सवाल ये है कि जो लोग हैं, क्या लोग किसी से कम हैं? अगर हम अपने कॉमन आम आदमी की बात करें तो केवल क्या सिर्फ G20 के जब लीडर्स आएंगे या उनके साथ काफिला आएगा और ब्यूरोक्रेट्स आएंगे तो उन्हीं के लिए हवा प्रदूषित होनी, उन्हीं के लिए हवा क्लीन होनी चाहिए प्यूरीफायर्स लगा के, हमारे लिए क्या? ठीक है, एयर क्वालिटी इंडेक्स कितना है दिल्ली का? ये कुछ अगर नवंबर के पहले 2 हफ्तों की बात करें तो दैट इज 267। और आप इसको कंपेयर करें वॉशिंगटन के साथ, अमेरिका के साथ और चाइना के साथ, तो हम बहुत पीछे हैं। ऐसा नहीं है कि चाइना में कोल को बर्न नहीं किया जाता, ऐसा नहीं है कि चाइना में प्रदूषण नहीं है, लेकिन फिर भी एयर क्वालिटी इंडेक्स बीजिंग में बहुत बेटर है। दिल्ली का तो वर्स्ट एयर क्वालिटी इंडेक्स आता है। अब यहाँ पे राजनीति लेके आने से कोई फर्क नहीं है, यहाँ पे राजनीति लेके आ जाने से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। चाहे अब दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार है, केंद्र सरकार का कुछ और कहना होता है, अब इसमें राजनीति लेके आए, तू मैं लेके आए, उससे हमारे पास सोल्यूशन नहीं आने वाले हैं। ये बात आपको पता हो कि एयर क्वालिटी लाइफ इंडेक्स रिपोर्ट 2022 में जो आई थी, यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो के द्वारा जो बनाई गई थी, पब्लिश करी गई थी, ये रिपोर्ट कहती है कि दिल्ली के जो वासी हैं, दिल्ली के जो रहने वाले लोग हैं, वो अपनी लाइफ एक्सपेक्टेंसी को ऑलरेडी 10 साल कम कर रहे हैं इतनी प्रदूषित हवा में रह के। तो यानी कि अगर लाइफ एक्सपेक्टेंसी 75 ईयर्स है तो इतनी प्रदूषित हवा में रह के आपको जो बीमारियां होंगी, तो शायद आपकी जो उम्र है 75 ईयर्स तक नहीं, 65 ईयर्स तक आप लॉन्ग लास्ट करेंगे। तो क्या फायदा इतनी जीडीपी ग्रोथ का? अब सिर्फ लाइफ कैंपेन को प्रमोट करने से या कंजम्पशन पैटर्न को कम कर देने से क्या चीजें सुधर सकती हैं? क्या ये जो काला धब्बा है एयर पोल्यूशन का, क्या ये सॉल्व हो सकता है? तो रिक्वायरमेंट क्या है? पॉलिटिक्स की रिक्वायरमेंट नहीं है, लेकिन अर्जेंट और हार्ड पॉलिसी डिसीजंस की रिक्वायरमेंट है, जिसको हम अच्छे तरीके से इंप्लीमेंट भी कर सकते हैं और मॉनिटर भी कर सकते हैं। हमें ये पता है कि ग्रीन हाउस गैस एमिशंस जो बढ़ रहे हैं, इसके चलते और आने वाले टाइम में बहुत प्रॉब्लम्स आने वाली हैं, चाहे वो अनसीजनल रेन्स हैं, साइक्लोन्स हैं, बहुत ज़्यादा गर्मी है। अभी COP27 की हाल ही में जो मीटिंग कंक्लूड हुई है इजिप्ट में, शर्म एल शेख में, वहाँ पे डेवलपिंग देशों के लिए लॉस एंड डैमेज फंड बनाया गया है। लॉस एंड डैमेज फंड के रिगार्डिंग हमने पहले भी बहुत बातें करी हैं कि जो डेवलप्ड देशों ने बोला है कि चलो हम डेवलपिंग देशों को मदद करना चाहते हैं, जो क्लाइमेट फाइनेंसिंग जो नीड्स हैं उनकी, जो भी उनकी टारगेट्स हैं ग्रीन हाउस गैस मिटिगेशन के चलते, तो उनके लिए जो उनको फाइनेंस रिक्वायर्ड रहेगा, उसके लिए हम ये फंड बना रहे हैं और डेवलपिंग देशों को हम हर साल पैसे देंगे। लेकिन अब अगेन हमको ये नहीं पता कि ये फंड में कैसे कंट्रीब्यूशन होगा, कैसे पैसा दिया जाएगा, कौन कौन कंट्रीब्यूट करेगा, बट केवल फंड बना दिया गया है। अब लेकिन उसके बावजूद भी हम अगर विश्व भर की बात करें, दुनिया भर की बात करें, अभी हमने कुछ दिन पहले एक आर्टिकल डिस्कस किया था कि इवन सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स भी दुनिया भर में सारे देश 2030 तक अचीव नहीं कर पाएंगे। वो SDG का टारगेट भी 2078 तक या 2080 तक अचीव होगा। तो इतनी बड़ी बड़ी जो हमने टारगेट्स हमने अनाउंस करे थे, चाहे वो COP21 में अनाउंस करे थे, अभी उन टारगेट्स को नहीं दिखाई देता दूर दूर तक कि 2030 तक या 2050 तक हम अचीव कर पाएंगे। इनफैक्ट इस बात के ऊपर भी डाउट लगता है कि क्या जो नेट जीरो की जो हम बात कर रहे हैं, क्या ये हम कार्बन न्यूट्रलिटी या नेट जीरो भी हम अचीव कर पाएंगे टुवर्ड्स 2050 जो डेवलप्ड देशों ने टारगेट रखा है, या अगर हम इंडिया की भी बात करें टुवर्ड्स 2070। अगर हम यहाँ पे आंकड़ों की बात करें तो हमको पता है कि चाइना, अमेरिका बहुत ज़्यादा ग्रीन हाउस गैस एमिट करते हैं। इंडिया का भी नाम आता है, लेकिन हम अपनी आबादी को देखें, हमारी आबादी भी बहुत ज़्यादा है, लेकिन जो पर कैपिटा हमारा जो कंजम्पशन है, जो पर कैपिटा इमिशन है ग्रीन हाउस गैसेस का, वो इतना ज़्यादा नहीं है भारत का। ठीक है, तो हम एक बेटर पोजीशन में हैं एज कंपेयर टू कंट्रीज लाइक इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, सऊदी, चाइना, USA। और क्योंकि हम एक बेटर पोजीशन में हैं तो हमारे पास वो मौका भी है, अगर हम बेटर पोजीशन पे हैं तो हमारे पास वो मौका है कि हम अपनी सिटीज को और साफ रख सकें और लिवेबल बना सकें। और ये G20 की जो प्रेसिडेंसी हमको मिली है, ये हमारे लिए एक बहुत बड़ा एक सुनहरा मौका है ये कर दिखाने का। यहाँ पे सिस्टम ऑफ एयर क्वालिटी फोरकास्टिंग एंड रिसर्च सफर ये रिपोर्ट ये कहती है जो लार्जेस्ट शेयर ऑफ स्टबल बर्निंग है वो कंट्रीब्यूट कर रहा है दिल्ली के एयर क्वालिटी इंडेक्स को। इस साल 34% था, पिछले साल 42% था। अब दिल्ली के जो चीफ मिनिस्टर हैं अरविंद केजरीवाल जी, उन्होंने इस बात को स्वीकार किया था कि स्टबल बर्निंग के चलते जो हमारा दिल्ली में जो एयर क्वालिटी इंडेक्स बहुत कम, बहुत पुअर हो रहा है, बहुत जो खराब हो रहा है, इसमें बहुत बड़ा जो कारण है वो पंजाब और हरियाणा में जो पराली को आग लगाया जा रहा है उसके कारण है। तो स्टबल मैनेजमेंट को अब इसको मैनेज करने के लिए बहुत सारे तौर तरीके ढूंढे जा रहे हैं।
एक तौर तरीका जो कि अशोक गुलाटी बार बार कहते रहते हैं कि वो हम ज़्यादा पैडी कल्टीवेशन ना करें, क्योंकि देखिए पैडी की कल्टीवेशन से बहुत पानी यूटिलाइज होता है, ग्रीन हाउस गैस इमिशंस बहुत जनरेट होते हैं, मीथेन इमिशंस बहुत होते हैं, अल्टीमेटली वो वातावरण को भी प्रदूषित कर रहे हैं, पानी का इतना वेस्टेज हो रहा है। तो ये बात बार बार अशोक गुलाटी कहते रहते हैं कि हम इतना सारा जो हमारा लैंड है पंजाब में, 1 मिलियन हेक्टेयर्स ऑफ लैंड इन पंजाब इज कवर्ड अंडर पैडी कल्टीवेशन, सो व्हाई नॉट स्विच अवे फ्रॉम पैडी टुवर्ड्स मेज, पल्सेस, सोयाबीन, जो कि पानी भी कम कंज्यूम करते हैं और ज़्यादा मीथेन इमिशन भी नहीं करते हैं। अगर इस तरह की स्ट्रैटेजी हम अपनाएंगे तो ज़्यादा स्टबल बर्निंग भी नहीं होगा, बिकॉज स्टबल बर्निंग इस ये जो अक्टूबर नवंबर में होता है किसका होता है, पैडी स्ट्रॉ का होता है। तो अगर पैडी ही कम ग्रो करेंगे तो उतना स्टबल भी बर्न नहीं होगा। और आगे हम वे फॉरवर्ड में कुछ जेनरिक बातें करें तो डेफिनेटली इलेक्ट्रिक मोबिलिटी में फ्यूचर लाई करता है। जितनी गाड़ियाँ पेट्रोल और डीजल ड्रिवन कम होंगी सड़कों पे ज़्यादा बेहतर है। अब उसके लिए इलेक्ट्रिक मोबिलिटी के इंफ्रास्ट्रक्चर को सब्सिडाइज करना बहुत ज़रूरी है, बैटरी स्ट्रक्चर उसका बनाना बहुत ज़रूरी है। थर्मल पावर प्लांट जो है इन एंड अराउंड दिल्ली दे हैव टू बी रिप्लेस बाय मोर रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज। और एक यहाँ पे एक सजेशन दिया गया है जिसके बारे में हम पहले भी बहुत बार बात कर चुके हैं कि क्यों नहीं सारी सरकारी बिल्डिंग्स को, सरकारी स्कूल्स को, सरकारी कॉलेजेस को सोलराइज कर दिया जाए कि यहाँ पे जितनी भी बिजली होगी वो सोलर एनर्जी के द्वारा ही जनरेट की जाएगी। फिर अगला आर्टिकल हम डिस्कस करेंगे ऑफेंडर वर्सेस ऑफेंस। ये अमन हिंगुरानी जी ने लिखा है आर्टिकल, ये एक एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड है। अब देखिए जहां पे जस्टिस की बात आती है, न्याय की बात आती है, देखिए दो तरह के न्याय होते हैं। एक तो होता है कि आप किसी को पनिश करें, बहुत ज्यादा आप कठोर पनिशमेंट दें और इस बात से उम्मीद करें कि पनिशमेंट देने से इंसान सुधर जाएगा। आमतौर पे ऐसा नहीं होता। अगर हम रेट्रीब्यूटिव जस्टिस की बात करें, रेट्रीब्यूटिव जस्टिस से इंसान में सुधार नहीं आता। एक पक्ष है जस्टिस का, न्याय का, वो है रिफॉर्मेटिव जस्टिस, कि भी सुधार का मौका इंसान को देना चाहिए। इंसान से गलती हुई है, अब चाहे वो इंसान 18 साल से ऊपर की उम्र का है या 18 साल से कम की उम्र का है, लेकिन मौका देना चाहिए रिफॉर्मेटिव जस्टिस का। इंसान है, इंसान में कमियां होती हैं, कोई भी परफेक्ट नहीं होता, हम सब भगवान तो नहीं है। अगर हमें कमियां हैं, डेफिनेटली हैं, तो कोई भी परफेक्ट नहीं होता, लेकिन अब सुधार का मौका देना चाहिए। अब चाहे वो ऐसा घोर अपराध हो, रेप का हो, गैंग रेप का हो, ड्रग पेडलिंग का हो, ठीक है। नौजवान बच्चे जो हैं, 18 साल से कम की उम्र के जो बच्चे हैं, इवन अगर आपकी उम्र 18 साल की भी, अगर ऐसे क्राइम हो जाते हैं तो अब ये भी नहीं है कि उनको छोड़ दिया जाए, ठीक है, ऐसा भी नहीं कि छोड़ दिया जाए, लेकिन सुधार का मौका देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आगे जाके अगर 16-17 साल की उम्र के बच्चे ने ऐसा कोई क्राइम कमिट किया है, चाहे वो रेप का है, ड्रग पेडलिंग का है, लेकिन आगे जाके वो एक अच्छा इंसान बन सकता है, उसको सुधारा जा सकता है, उसको थोड़ा मोल्ड किया जा सकता है एक अच्छा इंसान बनने के लिए। लेकिन क्या ये रिफॉर्मेटिव जस्टिस के प्रोविजन को मिसयूज तो नहीं किया जा रहा? इस आर्टिकल में ये एक सेंट्रल बात अमन हिंगुरानी जी जो है वो रेस कर रहे हैं कि देखिए अब अपराध तो अपराध होता है। अब कोई गलती से तो रेप नहीं करता। चलो हो सकता है कि आपको उसके सर्कमस्टांसेस नहीं पता थे, आपको उसके कॉन्सिक्वेंसेस नहीं पता थे यदि आप 16 या 17 साल के हैं, लेकिन गलती से तो कोई ऐसा क्राइम नहीं करता, इतना घिनौना क्राइम तो कोई भी नहीं करता। और अगर हम रिफॉर्मेटिव जस्टिस को ही ज़्यादा एम्फेसाइज करते रहेंगे तो इस तरह के जो अपराध हैं वो निगलेक्ट होते रहेंगे, नज़रअंदाज होते रहेंगे। क्या यहाँ पे जो हमारे प्रोविजंस हैं जुवेनाइल जस्टिस एक्ट 2015 में, क्या उसको ज़्यादा लीनियंसी से तो नहीं लिया जा रहा? जो बच्चे हैं, जो जुवेनाइल्स हैं, क्या उसको ज़्यादा हल्के में तो नहीं ले रहे हैं कि चलो हमको रिफॉर्म करने की बातें यहाँ पे करी जा रही हैं, कोई बात नहीं, यहाँ पे 2-3 साल हम किसी वेलफेयर कमेटी में, किसी हम यहाँ पे किसी ऐसे रिहैबिलिटेशन होम में काट देंगे, बाद में 3 साल के बाद हम बाहर चले जाएंगे, उसके बाद कौन किसी ने क्या पूछना है क्या नहीं पूछना। अब इसके चलते क्या बच्चों को, खास करके जुवेनाइल्स को जो 18 साल से कम उम्र के हैं, उनको ज़्यादा शह तो नहीं मिल रहा, उनको ज़्यादा इस बात से हौसला अफजाई तो नहीं मिल रही कि वो और क्राइम्स डेलिबरेटली कमिट करें? सवाल यहाँ पे ये उठता है कि जुवेनाइल जस्टिस एक्ट 2015 सरकार ने बनाया था, ये कानून सरकार के द्वारा बनाया गया है। सरकार को ही कंसिडर करना पड़ेगा कि क्या जुवेनाइल जस्टिस एक्ट 2015 में कुछ ऐसे लूप होल्स हैं जिसका मिसयूज किया जा रहा है, क्या इसमें कुछ ऐसे प्रोविजंस हैं जिसके चलते इसको और इफेक्टिव बनाया जा सकता है ताकि इस पर्टिकुलर मुद्दे से हम और बेहतर तरीके से डील कर सकें। तो थोड़ा सा यहाँ पे जुवेनाइल जस्टिस एक्ट 2015 की ही बात कर लेते हैं। ये पार्लियामेंट में 2015 में इंट्रोड्यूस करा गया था। इसको रिप्लेस करा गया था जुवेनाइल डेलिंक्वेंसी लॉ से, यानी कि जो इसका प्रीकर्सर था, जेजे एक्ट 2015 का जो प्रीकर्सर था जेजे एक्ट 2000, उससे उसको, यानी कि उसमें अमेंडमेंट जेजे एक्ट 2000 में अमेंडमेंट करके जेजे एक्ट 2015 लेके आया गया था। सबसे जो मेन प्रोविजन इस कानून में था वो ये था कि जो जुवेनाइल्स हैं, यानी कि जो 16 साल से लेकर 18 साल की उम्र के बीच के जो बच्चे हैं, चाहे वो लड़के हों चाहे वो लड़कियां हों, उनको जो डील किया जाएगा किसी भी क्राइम के चलते एज अडल्ट ट्रीट किया जाएगा।
यानी कि 18 साल से 18 एंड अबव इज कंसिडर्ड टू बी अडल्ट, एंड 16 टू 18 जो होता है वो अडल्ट नहीं माना जाता। अगर किसी बच्चे ने ऐसा बहुत घिनौना क्राइम कमिट करा है लाइक अ रेप, और उसकी उम्र 17 साल है, या लेट्स से 17 साल 6 महीने है, या 17 साल 9 महीने है, या 16 साल 10 महीने है, तो अब उसको भी ट्राई किया जाएगा। इस तरह के केसेस में एज किसी ऐसे अडल्ट को ट्राई किया जाता है। जो नेचर है ऑफ द क्राइम, कितना वो सीरियस क्राइम है, वो कौन तय करेगा? वो जुडिशरी तय नहीं करेगी। उसको तय करने के लिए जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड हर एक डिस्ट्रिक्ट में स्टैब्लिश करा गया था। चाइल्ड वेलफेयर कमेटी है, जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड है। अब जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड में 2 सोशल वर्कर्स होते हैं और एक फर्स्ट क्लास जुडिशियल मजिस्ट्रेट होता है। तो अब ये तय करेंगे कि जो नेचर ऑफ द क्राइम है, कि वेदर द जुवेनाइल ही और शी शुड बी ट्राइड एज अ माइनर और एज अ चाइल्ड, ये बात जुडिशरी तय नहीं करेगी, ये बात जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड तय करेगा। अब इस प्रोविजन को बहुत ज्यादा एक इम्पेटस मिला था आफ्टर द निर्भया रेप केस जो 2012 में हुआ था, जिसमें से एक जो व्यक्ति था, जो एक अक्यूज्ड व्यक्ति था, जो कन्विक्ट था, उसकी उम्र जो थी 18 साल से थोड़ी ही कम थी। लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह थी कि इसी व्यक्ति ने जो क्राइम कमिट किया था, इनफैक्ट इसमें 5 लोग और इन्वॉल्व थे इस तरह के घिनौने अपराध में। जो निर्भया रेप केस दिसंबर 2012 में हुआ था, अब इस बात को 10 साल हो चुके हैं, लेकिन वन ऑफ द कन्विक्ट इन्वॉल्व, जिसकी उम्र बहुत कम थी, 18 साल से भी थोड़ा बहुत छोटा ही था, उसने बहुत ही घिनौने तरीके से ये क्राइम किया था। इनफैक्ट उसका जो रोल था इस पूरे क्राइम में, वो सबसे ज्यादा था। लेकिन क्योंकि उसकी उम्र 18 साल नहीं हुई थी, इस करके उसको थोड़ी यहां पे लीनियंसी मिली थी। बहरहाल जुवेनाइल जस्टिस एक्ट 2015 के चलते और भी कुछ बातें करी गई थी, जैसे कि स्ट्रीमलाइन किया गया था अडॉप्शन प्रोसीजर्स को। इसके चलते जो कारा है, यानी कि सेंट्रल अडॉप्शन रिसोर्स अथॉरिटी है, इसको एक स्टैट्यूटरी स्टेटस भी दे दिया गया था, ताकि अडॉप्शन के प्रोसेस को और इफेक्टिवली डील किया जा सके। अब बहुत ज्यादा जो घोर और जो घिनौने अपराध होते हैं, हाइनस क्राइम जो होते हैं, उसकी मिनिमम और मैक्सिमम सेंटेंस कितने होते हैं? 7 साल के होते हैं। अब जुवेनाइल जस्टिस एक्ट 2015 क्या कहता था कि जो जुवेनाइल्स हैं, जो कि 18 साल से कम की उम्र के आते हैं, जिन्होंने ऐसे घोर अपराध करे हैं, दे विल बी बिटवीन द एजेस ऑफ 16 to 18 एंड दे वुड बी ट्राइड एज अडल्ट्स एंड दे विल बी प्रोसेस्ड थ्रू द अडल्ट जस्टिस सिस्टम। 2021 में इस जुवेनाइल जस्टिस एक्ट 2015 में कुछ अमेंडमेंट्स लेके आई गई और यहां पे सीरियस क्राइम्स को भी इंक्लूड किया गया। अब देखिए, क्राइम तो क्राइम होता है, चाहे वो सीरियस क्राइम हो, चाहे वो हीनियस क्राइम हो। मोस्ट ऑफ द जो सेक्सुअल ऑफेंसेस होते हैं, जैसे रेप की हम बात करें, गैंग रेप की बात करें, वो हीनस क्राइम्स में आते हैं। लेकिन अगर हम सेल ऑफ ड्रग्स की बात करें, सेल ऑफ अल्कोहल की बात करें, अगर बच्चे ऐसा काम कर रहे हैं, उनको सीरियस क्राइम्स में माना जाता है। तो एक और कैटेगरी यहाँ पे डायमेंशन ऐड कर दिया गया। अब जो अमेंडमेंट करेगी 2021 में जुवेनाइल जस्टिस एक्ट 2015 में, व्हाट दिस मीन्स इज दैट एक जुवेनाइल को ट्राई करने के लिए फॉर अ हीनियस क्राइम एज एन अडल्ट, जो पनिशमेंट है सजा की, उसको मैक्सिमम जो है सजा वो 7 साल की होनी चाहिए और मिनिमम भी 7 साल की होनी चाहिए। ठीक है, द प्रोविजन हैज बीन मेड टू इंश्योर दैट चिल्ड्रन जितना पॉसिबल हो सके उनको अडल्ट जस्टिस सिस्टम से बाहर रखा जा सके। देखिए, अब अडल्ट जस्टिस सिस्टम की बात करें तो उम्र कैद की सजा भी होती है, आपको 14 साल की सजा भी होती है, लाइफ अंटिल डेथ भी होती है, आपको फांसी की सजा भी होती है। तो अगर हम अडल्ट जस्टिस सिस्टम की बात करते हैं, इस तरह की पनिशमेंट एक बच्चे को ना मिले, 16-17 साल के बच्चे को ना मिले, इस करके उनको अडल्ट जस्टिस सिस्टम से बाहर रखने के लिए यहाँ पे मिनिमम और मैक्सिमम जो सजा है, जो सेंटेंस है ऑफ अ सीरियस क्राइम और ऑफ अ हाइनियस क्राइम, वो 7 साल यहाँ पे रखी गई। और जो हाइनस क्राइम है उसकी जो मैक्सिमम इम्प्रिजनमेंट होती है दैट इज 7 years, और दिस परटेन्स मोस्टली टू द सेक्सुअल ऑफेंसेस एंड वायलेंट सेक्सुअल क्राइम्स। ठीक है, इससे पहले जुवेनाइल जस्टिस एक्ट 15 में अमेंडमेंट जो 2021 में लेके आई गई थी, उससे पहले कोई मेंशन नहीं था मिनिमम सेंटेंस का, केवल मैक्सिमम 7 year सेंटेंस का ही मेंशन था। ठीक है, और अगेन जैसे सीरियस क्राइम्स की आपके साथ मैंने बात करी, ड्रग्स को सेल करना, अल्कोहल को सेल करना, ये सब जो क्राइम्स होते हैं सीरियस क्राइम में आ जाते हैं। तो एक बात को हम समझें, बच्चों को भेजना जेल में अच्छी बात तो नहीं है, उन्होंने क्राइम कमिट करा है तो डेफिनेटली फोकस जो है जुडिशरी का, सरकार का, सोसाइटी का भी रिफॉर्मेशन पे, सुधार पे होना चाहिए कि कैसे उनको फिर से समाज में री इंटीग्रेट किया जा सकता है। बच्चे इस बात का स्टिग्मा लेके ना पूरी जिंदगी काटे कि हमने क्राइम किया था, हम बहुत गलत रास्ते, ठीक है आपने क्राइम किया, गलत रास्ते पे चले गए, लेकिन आपको सुधारा भी जा सकता है। लेकिन अगर आपने इतना घोर अपराध किया था, अगर आप अपना विवेक यूज करके, अपना विजडम यूज करके मैच्योरिटी के साथ इतना गंदा अपराध कर रहे हैं, इतना गंदा क्राइम कमिट कर रहे हैं, तो आप इनोसेंटली तो वो क्राइम कमिट नहीं कर रहे ना, तो आपको किस बात का रिफॉर्मेटिव जस्टिस यहां पे मिलना चाहिए। चलो ये बात यहां पे समझनी जरूरी भी है कि बच्चों को, अगर 16-17 साल के बच्चों को आप जेल में डाल रहे हैं,
हो सकता है कि दे माइट एंड अप शेयरिंग द जेल सेल विद समबडी विद सम अडल्ट जिसने बहुत सीरियस क्राइम कमिट करा हो, ठीक है, जिसने बॉम्ब ब्लास्ट किए हो, कम्युनल दंगे किए हो। अब बच्चे तो छोटे होते हैं, उनको इजीली मैनिपुलेट भी किया जा सकता है, उनका माइंड वॉश किया जाता है, ब्रेन वॉश किया जाता है। तो कल को वो किसी ऐसे अपराधी के साथ जेल में लॉक्ड हो और वो पर्टिकुलर अपराधी उस बच्चों का ब्रेन वॉश करना शुरू कर दे, तो आगे जाके तो वो बच्चे और ज्यादा सीरियस क्रिमिनल्स बन सकते हैं। ये भी दुविधा आती है। और हमको ये भी पता है कि मेजॉरिटी ऑफ द जेल पॉपुलेशन जो है भारत में वो अंडर ट्रायल्स हैं। बहुत सालों से वो अपने ट्रायल को शुरू होने की भी वेट कर रहे हैं। तो बच्चों को ऐसी काल कोठरी में डालना वो बात भी सही नहीं है। पर एट द सेम टाइम अगर उन्होंने इतना गंदा अपराध किया है तो केवल ये कहते ना कि उनको रिफॉर्म का मौका देना चाहिए ताकि उनको रिहैबिलिटेट किया जा सके, ये बात भी सही नहीं है। कोर्ट को तय करने दो ना। जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड ये बात को क्यों, अगेन ये आर्टिकल में ओपिनियन है, ओपिनियन यानी कि जो यहाँ पे जो जिन्होंने कॉलम लिखा है वो ये कह रहे हैं कि ये जुडिशरी को तय करने दो कि उन्होंने जो क्राइम किया था क्या वो मैच्योरिटी के साथ किया है, जो उन्होंने सीरियस क्राइम या हीनस क्राइम जो कमिट किया है क्या उन्होंने इनोसेंट में किया है कि डेलिबरेटली किया है, इस बात को जुडिशरी को तय करने दो। व्हाई टू बी डिसाइडेड बाय द जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड। ठीक है, अब चाइल्ड इन कन्फ्लिक्ट विद लॉ, ठीक है, अब यहां पे जो लॉ है जो कंटेन्ड इन द ये जो जुवेनाइल जस्टिस एक्ट में जो 2015 में जो अमेंडमेंट करी थी, जेजे एक्ट 2000 के बाद जो जेजे एक्ट 2015 में जो अमेंडमेंट्स करी थी, वहां पे एक ब्लैंकेट बैन है ऑन द पावर ऑफ द क्रिमिनल कोर्ट टू ट्राई एंड पनिश अ पर्सन बिलो द स्पेसिफाइड एज फॉर कमिटिंग एन ऑफेंस। कि यानी कि अगर आप 16 साल के हैं, 17 साल के हैं, तो आपके अगेंस्ट क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स शुरू नहीं हो सकती हैं। और ये तय कौन करेगा? जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड तय करेगा कि आपको एज अ बच्चा ट्राई करना है या आपको एज अ अडल्ट ट्राई करना है किसी पर्टिकुलर क्रिमिनल केस में। ठीक है, लेकिन अगर कोई बच्चा अगर उसकी सफिशिएंट मैच्योरिटी थी जिस वक्त उसने क्राइम कमिट करा, तो उसको फिर क्यों ये मौका देना चाहिए रिफॉर्म का? क्या उसको ये ब्लैंकेट इम्यूनिटी मिलनी चाहिए फ्रॉम द क्रिमिनल प्रोसेस? ठीक है, क्या उसको प्रोसिक्यूशन नहीं फेस करनी चाहिए? क्या उसको जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड की शील्ड से बचाना चाहिए? ये बात यहां पे कॉलमनिस्ट रेज कर रहे हैं। अब अभी जो एग्जिस्टिंग प्रोविजन है, अब वहां पे प्रोविजन में हमारे पास क्या चीजें हैं, वो ये है कि एक चाइल्ड फ्रेंडली इंक्वायरी होगी बाय अ जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड। ठीक है, और यहां पे जो रिफॉर्मेशन होगा दैट विल बी फॉर अ मैक्सिमम पीरियड ऑफ 3 इयर्स। एक करेक्शनल होम में चाइल्ड वेलफेयर कमिटीज भी मैंडेट करी गई थी इस एक्ट के बाद कि हर एक डिस्ट्रिक्ट में एक जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड होना चाहिए, चाइल्ड वेलफेयर कमिटी होनी चाहिए। लेकिन ये जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड कौन कॉन्स्टिट्यूट करेगा, कौन बना रहा है? राज्य सरकारें बना रही हैं, यानी कि एग्जीक्यूटिव इन्वॉल्वमेंट हो रही है। तो क्या ये एग्जीक्यूटिव का इंक्रोचमेंट नहीं हो रहा? क्या ये एग्जीक्यूटिव ओवररीच नहीं हो रहा जुडिशियल मैटर्स में? ये बात भी समझने वाली आती है। याद करें निर्भया रेप केस को अगर हम, तो जो पेरेंट्स थे ऑफ निर्भया, उन्होंने क्या कहा था? उन्होंने कहा था कि जो एक व्यक्ति है जो कन्विक्ट है जिसकी उम्र 18 साल से कम की थी, उसको क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स के तौर पे क्यों नहीं ट्राई करना चाहिए? उसको इस बात की शील्ड क्यों मिलनी चाहिए कि क्योंकि वो 18 साल का नहीं हुआ था, इस करके वहां पे उसको एक करेक्शनल होम में डाल दिया गया है। जबकि सबसे ज्यादा जो इतना घिनौना अपराध किया था वो इसी लड़के ने किया था जिसकी उम्र 18 साल की नहीं हुई थी। ठीक है, जिसने सबसे ज्यादा वायलेंस क्रिएट किया था, जिसने सबसे ज्यादा इस तरह का घिनौना काम किया था, वो तो यही बच्चा था। तो अब ये बच्चा क्यों हो गया? जब आपने ऐसा क्राइम कमिट किया तो आप बच्चे नहीं थे, लेकिन अब आप बच्चे बन गए क्योंकि आपकी उम्र 18 साल की नहीं है। तो इस बात का फैसला जो कॉम्पिटेंट क्रिमिनल कोर्ट है वो करे ना। एक जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड इस बात का फैसला क्यों करेगा? लेट द जुडिशरी डिसाइड टू जज द नेचर एंड द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ हिज और हर कंडक्ट। दिस इज टू बी डन बाय द कोर्ट विद द हेल्प ऑफ एक्सपर्ट्स। तो अगेन कॉलमनिस्ट कह रहे हैं कि यहां पे ये इस चीज में सुधार लेके आया जा सकता है कि जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड में फिर से अमेंडमेंट लेके आई जाए कि यहां पे जो जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड है वो तय ना करें कि किसको ट्राई करना है, किसको ट्राई नहीं करना। नाउ अगेन दिस इज वन पार्ट ऑफ द डिबेट। हो सकता है कल को एक आर्टिकल आए जो कि इसके ऑपोजिट व्यू भी रखे, तो उसको भी हम डिस्कस करेंगे अगर आर्टिकल आएगा। लेकिन हर एक मुद्दे के दोनों पहलू हमको पता होना बहुत जरूरी है। प्रोज क्या है, कॉन्स क्या है, वो पता होना जरूरी है। बिकॉज मैं बार बार ये बात कहता हूं कि हमारे आंसर्स में बैलेंस होना बहुत ज्यादा जरूरी है। Now, there are precedents in which the Supreme Court has held कि Parliament cannot make law, ताकि वो judicial functioning of the courts को बिल्कुल नजरअंदाज कर सके। ठीक है, अब judicial discretion है वो judiciary enjoy करता है। तो क्या अब अगेन यहाँ पे ये बात आई है कि जो अमेंडमेंट करी गई थी जुवेनाइल जस्टिस एक्ट 2015 में, और ये जो ब्लैंकेट बैन लगाया गया है कि आप 16 या 17 साल के बच्चे को क्रिमिनली ट्राई नहीं कर सकते हैं, तो क्या ये इंक्रोचमेंट नहीं है अपॉन द जुडिशियल डोमेन? तो क्या ये बात अनकॉन्स्टिट्यूशनल नहीं हुई? जो हम बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रीन की भी बात करते हैं। नाउ लेट द जुडिशरी डिसाइड।
फंडामेंटल प्रमाइस क्या है जुवेनाइल जस्टिस लॉ का? इज दैट अ जुवेनाइल ऑफेंडर जिसमें मैच्योरिटी नहीं है, ही शुड नॉट बी सेंट टू क्रिमिनल कोर्ट। ऑलराइट फाइन, उसने इनोसेंस में कोई क्राइम कमिट कर दिया है, चाहे वो कोई सीरियस क्राइम है, चाहे वो हीनस क्राइम है, उसको नहीं पता था उसके कॉन्सिक्वेंस के बारे, उसके आउटकम्स के बारे। ऑलराइट फाइन, उसको चलो करेक्शनल होम में भेजना चाहिए, रिहैबिलिटेशन में भेजना चाहिए। लेकिन इस बात का फैसला कौन कर रहा है? इस बात का फैसला जुडिशरी तो नहीं कर रही है, क्रिमिनल कोर्ट तो नहीं कर रहा। लेकिन अगर जिसने क्राइम कमिट करा है, अगर उसने मैच्योरिटी के साथ करा है, फुली अवेयर होकर करा है कि इसके आउटकम क्या हो सकते हैं, कॉन्सिक्वेंसेस क्या हो सकते हैं, उसने डेलिबरेटली क्राइम कमिट करा है, चाहे वो लड़का है चाहे वो लड़की है, तो उसको सजा मिलनी चाहिए, उसको सजा मिलनी चाहिए इन द क्रिमिनल कोर्ट। और यहां पे उम्र का तो कोई यहां पे रिलेशन है ही नहीं है, तो एज बिकम्स इमैटेरियल। द एज ऑफ द जुवेनाइल ऑफेंडर, चाहे वो 15 का है, 16 का है, 17 का है, दैट कैन नॉट जस्टिफाई कि भी उसको इम्यूनिटी मिलनी चाहिए फ्रॉम द क्रिमिनल प्रोसेस। तो ऐसे तो कोई भी बच्चा हो 16 साल का, 17 साल का, बहुत बड़ा क्राइम करके चले जाए, और क्योंकि वो 1 साल या 6 महीने या 3 महीने कम था 18 साल की उम्र का, तो उसको ब्लैंकेट इम्यूनिटी मिल जाए, ये बात तो सही नहीं है। तो कंक्लूजन में क्या बात आती है? इसका मतलब ये भी नहीं है कि हम बच्चों को ऐसे अंडर ट्रायल्स के साथ रखें, ऐसे कैदियों के साथ रखें जिन्होंने बहुत ज़्यादा सीरियस क्राइम करा हो। बिकॉज अगेन, जैसे आपको मैंने बताया था कि बच्चों का जो ब्रेन है वो मैनिपुलेट किया जाता है, ब्रेन वॉश किया जाता है। तो अगेन यहाँ पे इस बात का भी खास ख्याल रखना ज़रूरी है। कंप्लीटली इस आर्टिकल में जो कॉलमनिस्ट हैं वो ये नहीं कह रहे हैं कि जो प्रोविजंस हैं रिफॉर्मेटिव जस्टिस के वो बिल्कुल निकाल देनी चाहिए, वो ये बात नहीं कह रहे हैं। ठीक है, प्रोविजंस ऑलरेडी एग्जिस्ट करते हैं जुवेनाइल जस्टिस एक्ट 2015 में कि कैसे एक बच्चा जो कि अटेन कर चुका है 16 साल की उम्र, हाउ कुड ही और शी बी ट्राइड एंड पनिश्ड फॉर अ हीनस ऑफेंस। द सेम प्रोविजन कुड बी एक्सटेंडेड टू ऑल द जुवेनाइल ऑफेंडर्स रिगार्डलेस ऑफ द एज और द नेचर ऑफ द क्राइम। लेकिन ओनली अगर एक कॉम्पिटेंट कोर्ट ने, जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड ने नहीं बट एक कॉम्पिटेंट कोर्ट ने यहां पे इंक्वायरी करी है, इस बात का कंक्लूजन निकाला है कि उस पर्टिकुलर बच्चे के पास सफिशिएंट मैच्योरिटी थी टू अंडरस्टैंड द कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ द क्राइम विच ही और शी हैज डन। अगर तो वो मैच्योरिटी थी तो डेफिनेटली उसको ट्राई करो क्रिमिनली, अगर वो नहीं थी तो आप उसको रिहैबिलिटेशन या रिफॉर्मेटिव पर्पस के लिए भेजें। लास्ट आर्टिकल, डीपॉपुलेशन की बात करते हैं। देखिए, हमको पता है दुनिया की आबादी 8 बिलियन टच हो चुकी है, जिसमें से जो लास्ट 1 बिलियन दुनिया की आबादी में ऐड हुआ है दैट इज बिकॉज ऑफ इंडिया। और कुछ महीनों में हम चाइना की आबादी को भी सरपास कर जाएंगे, विल बिकम द मोस्ट पॉपुलस कंट्री। चाइना की पॉपुलेशन दिस हैज बिगन टू डिक्लाइन थैंक्स टू दी 1 चाइल्ड पॉलिसी जो चाइना ने 1980s में शुरू करी थी। अभी डेमोग्राफिक डिविडेंड हमारे फेवर में है, ये बात हम बार बार करते भी रहते हैं, और ये हमारे फेवर में जो डेमोग्राफिक डिविडेंड है ये रहेगा, 25-26 साल रहेगा, एटलीस्ट 2047 तक, 2050 तक तो रहेगा। और हमारी आबादी इन जनरल विल ग्रो फॉर अनदर 40 ईयर्स। उसके बाद हमारी आबादी डिक्लाइन में होगी, क्योंकि अब होगा क्या कि जो एजिंग पॉपुलेशन है वो बढ़नी शुरू हो जाएगी, जो यंग पॉपुलेशन है वो कम होनी शुरू हो जाएगी, दुनिया की आबादी भी डिक्लाइन करेगी। देखिए, ऐसा है जब से हम ह्यूमैनिटी का निर्माण हुआ है तब से आबादी बढ़ती ही आ रही है। ठीक है, आज से 200-300 साल पहले आबादी और थी, अब आबादी और हो चुकी है। लेकिन एक ऐसा भी समय आएगा जो कि इसी सेंचुरी में होगा, 2080-2085 के आसपास, जब दुनिया की आबादी भी डिक्लाइन होना शुरू हो जाएगी। ठीक है, एक थ्रेशोल्ड वहां पे भी आ जाएगा। भारत में भी ऐसा मौका आएगा और दुनिया की आबादी में भी एक ऐसा मोमेंट आएगा। वैसे तो आबादी बढ़ते आ रही है इतने सालों से, लेकिन घटनी भी शुरू होगी। इसके चलते क्या क्या चैलेंजेस भारत के लिए होंगे वो हमने यहाँ पे डिस्कस करना है। व्हाट इज द रियल थ्रेट ऑफ डीपॉपुलेशन, जनसंख्या जो कम होगी भारत में, और कैसे हम इसको फेस कर पाएंगे। क्या हम प्रिपेयर्ड हैं इसको फेस करने के लिए, या हम ये सोच रहे हैं कि चलो कोई बात नहीं, ये बात तो 60 साल बाद होगी, 50 साल बाद होगी, तब की तब देखेंगे। इस बात को लेकर क्या स्ट्रैटेजी हमारे पास अभी क्या है, इस बात को समझना जरूरी है। अब देखिए, यूएन के आंकड़े ये बताते हैं कि हमारी जो आबादी है दिस विल बिगिन टू डिक्लाइन इन अनदर 40 इयर्स ऑफ टाइम। 2063 के बाद हमारी आबादी डिक्लाइन करना शुरू कर जाएगी, और दुनिया की आबादी ग्रो करेगी अंटिल 2086, यानी कि लगभग 60-63 ईयर्स के बाद दुनिया की आबादी भी डिक्लाइन करनी शुरू कर देगी। चाइना की आबादी हैज ऑलरेडी बिन डिक्लाइनिंग, ठीक है, एंड देयर एस्टिमेट्स के भी हमारे यहाँ पे भारत में भी आगे जो डेमोग्राफिक डिविडेंड है वो फेवर में नहीं रहेगा। ठीक है, ऑलरेडी यहाँ पे भी अब ऐसी बातें करी जा रही हैं कि छोटी फैमिली रखी जाए। अब इंक्रीजिंगली जहाँ पे छोटी फैमिलीज की बात आती है, ऑल्दो नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे के जो डेटा हमारे सामने आया है वो ये बताता है कि जो मुस्लिम समाज के जो लोग हैं वहाँ पे भी फर्टिलिटी रेट डिक्लाइन कर चुका है। आमतौर पे अब थोड़ा पॉलिटिकल यहाँ पे एंगल आ जाता है, लोग ब्लेम करते हैं कि जो मुस्लिम परिवार के लोग हैं वो ज़्यादा बच्चे करते हैं, 10-15 बच्चे करते हैं, तो बढ़ती आबादी का जो यहाँ पे ब्लेम है वो मुस्लिम्स पे दिया जाता है। लेकिन अभी आंकड़े हमको ये बताते हैं कि मुस्लिम परिवार के भी जो लोग हैं वो भी अपनी फैमिली प्लानिंग कर रहे हैं, वो भी कम बच्चे कर रहे हैं। ठीक है, ना मिसिंग एलिमेंट्स क्या है? देखिए, अब हम कहते हैं कि चलो आबादी कम होनी चाहिए, ठीक है, बच्चे कम होने चाहिए,
पर देखिए आज के टाइम पे बच्चे रेस करना भी आसान काम नहीं है, ठीक है। आज के टाइम पे दोनों हस्बैंड वाइफ वर्किंग है, ठीक है। अब आज के टाइम पे अगर एक वाइफ ने भी अगर ऑब्वियसली जब वाइफ के जब बच्चा होता है, जब वो प्रेग्नेंट है, तो क्या उनके पास वो प्रोविजंस हैं कि वो अपने वर्क लाइफ और अपने पर्सनल लाइफ को भी मेंटेन कर पाएं, वो बैलेंस मेंटेन कर पाएं, ठीक है। वो वहाँ पे प्रोविजन की बात आ जाती है। कहीं ना कहीं उनको भी 6-7 महीने घर पे बैठना पड़ता है बिना पे के। तो अब वो इस बात पे कॉम्प्रोमाइज करने को रेडी है कि नहीं रेडी है। उसके बाद हम बात करते हैं लोअर बैरियर्स टू इमिग्रेशन की। देखिए खास करके उन देशों की बात करें जहाँ पे बहुत मुश्किल है वर्किंग एज पॉपुलेशन को एंट्री मिलना। जैसे हम कनाडा की बात करते हैं, कनाडा में जो पॉपुलेशन है वो एजिंग पॉपुलेशन है। कनाडा में बहुत सारे ऐसे एरियाज हैं, बहुत सारे ऐसे प्रोविंसेस जहाँ पे इंकरेज किया जा रहा है कि लोग वहाँ पे आके सेटल हों, लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ इमिग्रेशन बैरियर्स आ जाते हैं। अब अगर आपके देश में ऐसे प्रोविंसेस हैं जहाँ पे एजिंग पॉपुलेशन ज़्यादा और वर्किंग पॉपुलेशन कम है, तो आप क्या करेंगे? अब अगर आपकी वर्किंग पॉपुलेशन कम है, यूथफुल पॉपुलेशन कम है, तो आप इंकरेज करेंगे कि लोग बाकी देशों में से आके आपके यहाँ पे काम करें, लेकिन उसके चलते भी काफ़ी बैरियर्स आ जाते हैं। हमने क्या इन सब बातों को सोचा है? इनफैक्ट जो हमारा टोटल फर्टिलिटी रेट है दैट इज ऑलमोस्ट इक्वलेंट टू द टोटल फर्टिलिटी रेट ऑफ यूके में भी इस तरह की बातचीत हो रही है कि आने वाले समय में हम कैसे डील करेंगे इस तरह के इशू को। हम यहाँ पे क्या इस बात को डिबेट कर रहे हैं? अब फर्टिलिटी इन इंडिया की बात करें, सो वी हैव कम अ लॉन्ग वे। एक टाइम था आज से 30 साल पहले जब हर एक परिवार में एवरेज 4 या 5 बच्चे होते थे। अब वो ट्रेंड थोड़ा कम हो चुका है। ट्रेंड थोड़ा वैसा हो चुका है कि हर एक परिवार में 1 या 2 ही बच्चे हैं। तो ये वेल एस्टैब्लिश्ड फैक्ट है कि फर्टिलिटी जो है हमारे देश में वो कम हो रही है। दैट इज फॉलिंग बिकॉज ऑब्वियसली लोगों की इनकम्स बढ़ रही हैं, लोग ज़्यादा एजुकेटेड हो रहे हैं और अवेयर हो रहे हैं। जो औरतें हैं वो भी पढ़ लिख के अवेयर होकर नौकरी वो कर रहे हैं, देर ऑल्सो वर्किंग। तो इस करके उनका जो ध्यान है वो फैमिली प्लानिंग के टूवर्ड्स है, कम बच्चे करने के टूवर्ड्स है। हमारा जो टोटल फर्टिलिटी रेट है दैट इज नाउ बिलो द रिप्लेसमेंट रेट ऑफ फर्टिलिटी, ठीक है। लेकिन ज्यादा अर्जेंट पॉलिसी इंटरवेंशन कहां पे रिक्वायर्ड है? हाउएवर व्हाट नीड्स मोर अर्जेंट पॉलिसी इंटरवेंशन इज द फैक्ट दैट देयर आर मेनी पार्ट्स ऑफ इंडिया हु हैव नॉट ओनली अचीव्ड रिप्लेसमेंट फर्टिलिटी बट they have been below the replacement rate for so long that they are at the cusp of real declines in population। और यहाँ पे बात की जा रही है सदर्न स्टेट्स की। अगर हम तमिलनाडु की बात करें, केरल की बात करें, कर्नाटका की बात करें, जहाँ पे जो एजिंग पॉपुलेशन है वो बढ़ रही है, जो वर्किंग एज पॉपुलेशन है वो कम हो रही है। तो अगर एवरेज मीडियन एज की बात करें, लेट्स से इन अ स्टेट लाइक बिहार और मध्य प्रदेश, जो एवरेज मीडियन एज होगा वहाँ पे किसी भी नागरिक का वो 22 या 23 साल का होगा। लेकिन कर्नाटका में या केरल में जो एवरेज मीडियन एज होगा वो कितना होगा? 40 साल हो सकता है, 42 ईयर्स भी हो सकता है। तो कंसिडरेबल डिफरेंस है। आपको ये बात पता हो कि जो पॉपुलेशन रिप्लेसमेंट रेट है वो क्या है? विच इज द फर्टिलिटी रेट नीडेड टू मेंटेन अ सोसाइटीज पॉपुलेशन साइज। तो देखिए अब लोग मरते भी हैं, पैदा भी होते हैं। अब अगर लोग ज्यादा मर रहे हैं और कम पैदा हो रहे हैं तो पॉपुलेशन कम होगी। अगर लोग कम मर रहे हैं और लोग कम पैदा हो रहे हैं तो भी अगेन पॉपुलेशन में इंक्रीमेंट नहीं होगा। तो अब यहाँ पे कैसे हम पॉपुलेशन में स्टेबिलिटी लेके आ सकते हैं, कैसे पॉपुलेशन ग्रोथ में हम स्टेबिलिटी लेके आ सकते हैं, वहां पे पॉपुलेशन रिप्लेसमेंट रेट समझना बहुत जरूरी है। जनरली डेवलपिंग कंट्रीज में क्या है, जो रिप्लेसमेंट रेट है वो 2.1 चिल्ड्रन पर वुमेन है। लेकिन भारत में जो रिप्लेसमेंट रेट है वो कम हो रहा है। हमारे यहाँ पे जो टोटल फर्टिलिटी रेट है नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे के द्वारा जो भी आंकड़े आए थे वो 2.1 है। और जिन देशों में फर्टिलिटी रेट बिलो है, दिस नंबर बिलो दिस 2.1, वहां पे ओवरऑल जो ओल्डर डेमोग्राफिक यानी कि वहां पे एजिंग पॉपुलेशन ज्यादा वहां पे पाई जाएगी और देयर विल बी डिक्रीज इन दी वर्किंग एज पॉपुलेशन। So countries that have higher total fertility rate compared to the replacement rate, population growth जो होगा that will be positive। लेकिन अगर जो TFR total fertility rate कम है than the replacement rate, तब eventually there will be a negative population growth। तो हमारा चैलेंज क्या होना चाहिए? हमारा चैलेंज होना चाहिए कि एटलीस्ट हमारा जो पॉपुलेशन ग्रोथ रेट है वो इतना पॉजिटिव रहे कि जो वर्किंग एज पॉपुलेशन है, जो यूथफुल पॉपुलेशन है, वो हर साल ऐड हो रही है हमारी इकोनॉमी में, ठीक है। अब अगेन अब ज्यादा अगर एजिंग पॉपुलेशन होगी तो वो लाइबिलिटी भी होगी हमारे लिए। बच्चे जो काम करने वाले जो वर्किंग पॉपुलेशन के अगर बच्चे कम होंगे और एजिंग पॉपुलेशन ज्यादा होगी तो एजिंग पॉपुलेशन किसके डिपेंडेंट होगी? ये बात भी सोचने वाली है। नाउ अब यहाँ पे बात करें फॉर एग्जांपल केरला की बात करें, तमिलनाडु की बात करें, यहाँ पे काफ़ी हद तक फैमिली कंट्रोल हो चुका है। यहाँ पे अब काफ़ी हद तक जो परिवार है वहाँ पे एक ही बच्चा पाया जाता है। लेकिन अगेन वही इशू आता है कि यहाँ पे फर्टिलिटी रेट भी डिक्लाइन कर चुका है इन स्टेट्स में। अब जो नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे है दैट एस्टिमेटेड इंडियाज अर्बन फर्टिलिटी रेट टू बी 1.6। डेफिनेटली जो हमारा रूरल फर्टिलिटी रेट है दैट इज मच मोर, पर जो हमारा अर्बन फर्टिलिटी रेट है, हम डेवलप्ड स्टेट्स की जहां पे बात करते हैं, महाराष्ट्र हो, गुजरात हो, कर्नाटका हो, केरल हो, दैट इज ऑलमोस्ट इक्वलेंट टू यूके, यूनाइटेड किंगडम।
बट वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट इट, हम इसके बारे में बातचीत नहीं कर रहे हैं, कोई ऐसी पॉलिसीज नहीं लेके आ पा रहे इस कंसर्न को एड्रेस करने के लिए. सो दिस डिबेट इज नॉट सर्टनली हैपनिंग इन इंडिया. ठीक है. नाउ इन द नेक्स्ट 4 years दोनों तमिलनाडु और केरला दे विल सी द फर्स्ट एब्सोल्यूट डिक्लाइंस इन देयर वर्किंग एज पॉपुलेशन और विद द फॉलिंग मोर्टालिटी. यानी कि देखिए अब चलो पैंडेमिक के चलते तो देख रहे थे कि काफी डेथ्स हो रही थी, लेकिन आमतौर पे जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी है वो बढ़ चुकी है. 75-80 ईयर्स तक लाइफ एक्सपेक्टेंसी है. तो यानी कि एजिंग पॉपुलेशन बढ़ती ही रहेगी, लेकिन न्यू पॉपुलेशन नहीं ऐड हो रही है बिकॉज फर्टिलिटी रेट डिक्लाइन कर रहे हैं इन सदर्न स्टेट्स में, और कम लोग हैं जो आगे आ रहे हैं काम करने के लिए. तो अगेन लायबिलिटी बढ़ती रहेगी. ठीक है. तो यहां पे कुछ आंकड़े दिए गए हैं. नाउ 3 challenges ahead for India. अगर हम इस आर्टिकल को कंक्लूड करें, क्या हमारे लिए मेन चैलेंजेस होने वाले हैं एज फार एज द डीपॉपुलेशन इज कंसर्न. पहली बात तो अस्क्यूड सेक्स रेशो, दिस रिमेन्स अ डेंजर. देखिए यहां पे जो लेटेस्ट अभी जो हमारे पास डेटा नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे का आया था, वहां पे ये पाया गया था दैट जो फैमिलीज जिनके पास एक बेटा है वो और एडिशन अपनी फैमिली में नहीं करना चाह रहे हैं, वो और चिल्ड्रन नहीं चाह रहे हैं, बस बेटा हो गया बस काम खत्म. लेकिन जिनके पास बेटी है, जिनकी पहली चाइल्ड जो बेटी है, वो क्योंकि चाहते हैं कि उनके पास बेटा हो, इस करके वो अपनी फैमिली में एडिशन करे जा रहे हैं विद द होप कि जो अगला जो बेबी बॉर्न होगा डेफिनेटली वो बेटा होगा. ऐसी उम्मीद के साथ वो और बच्चे अपनी फैमिली में ऐड कर रहे हैं. ठीक है. तो ये अच्छी बात नहीं है बिकॉज दैट स्क्यूड सेक्स रेशो, दिस इज अ डेंजर एज फार एज द डेमोग्राफिक डिविडेंड इज कंसर्न. दूसरी बात यहां पे आती है द डिवाइड बिटवीन द नॉर्दर्न स्टेट्स एंड द सदर्न स्टेट्स इन टर्म्स ऑफ लिटरेसी, इन टर्म्स ऑफ एनरोलमेंट इन हायर एजुकेशन. व्हाट विल दैट मीन? दैट विल मीन दैट वर्कर्स फ्रॉम द सदर्न स्टेट्स दे आर नॉट ऑटोमेटिकली रिप्लेसेबल. एजिंग पॉपुलेशन सदर्न स्टेट्स में बढ़ रही है, न्यू पॉपुलेशन ऐड नहीं हो रही है, फर्टिलिटी रेट डिक्लाइन कर रहा है, बच्चे ज़्यादा नहीं पैदा हो रहे हैं. ठीक है. फैमिलीज और छोटी हो रही हैं. तो क्या होगा? तो यानी कि माइग्रेंट्स, यानी कि बाहर से, यूपी से, बिहार से, पंजाब से, दिल्ली से, हरियाणा से जो बच्चे जाएंगे ग्रेजुएशन के बाद, वो कहाँ पे जॉब करने जाएंगे? सदर्न स्टेट्स में जाएंगे. और तीसरी बात, ये पॉलिटिकल एंगल भी यहाँ पे इतना सही बात नहीं है कि ना केवल मुस्लिम्स को इस बात के लिए ब्लेम करना कि उनके कारण आबादी बहुत बढ़ रही है. इनफैक्ट आंकड़े ये बताते हैं कि फर्टिलिटी इज कन्वर्जिंग, यानी कि हिंदूज और मुस्लिम्स की अगर हम बात करें, जो टोटल फर्टिलिटी रेट है एज फार एज द साइज ऑफ द फैमिली इज कंसर्न, दैट इज ऑलमोस्ट बिकमिंग इक्वल. तो ये जो एंटी मुस्लिम सेंटिमेंट है, ये बात भी सही नहीं है. उनको ऐसे ब्लेम करना दैट बिकॉज ऑफ देम हमारी यहाँ पे आबादी बढ़ रही है, तो ये अब जो मिसकंसेप्शन है, ये बात हमको नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे के द्वारा यहाँ पे मालूम होती है. चलिए, क्वेश्चन ऑफ द डे क्या है? व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय डीपॉपुलेशन? दिस इज वन पार्ट ऑफ द क्वेश्चन. व्हाट आर द चैलेंजेस, व्हाट चैलेंजेस डज अ डीपॉपुलेटिंग फ्यूचर पोज फॉर इंडिया? सो व्हाट चैलेंजेस, व्हाट चैलेंजेस डज अ डीपॉपुलेटिंग फ्यूचर पोज फॉर इंडिया? 250 वर्ड्स में आपने ये आंसर लिखना है. इजी क्वेश्चन है बेस्ड ऑन द प्रीवियस एडिटोरियल. एंड दोस्तों आप ये आंसर पोस्ट कर सकते हैं हमारे टेलीग्राम ग्रुप में, एडिटोरियल्स विद मीन्स आंसर राइटिंग. नाउ यू कैन पोस्ट दिस आंसर इन दिस ग्रुप. और अगर आप इस ग्रुप का एक्सेस चाहते हैं तो आप अभी वीडियो देखते समय डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएंगे, आपको ये चैनल का लिंक दिखाई देगा. यदि आप इसको क्लिक करेंगे तो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल के टूवर्ड्स रीडायरेक्ट किया जाएगा. और यहाँ पे शाम को 6 बजे आपके साथ बेस्ट आंसर और मॉडल आंसर इस ग्रुप में पिन किया जाता है. तो बेस्ट आंसर जो कि सैटरडे को क्वेश्चन पूछा था, कॉन्स्टिट्यूशन एम्पावर्स द पीपल एज मच एज पीपल एम्पावर द कॉन्स्टिट्यूशन, तो ये इसका बेस्ट आंसर इज वंस अगेन बाय आयुषी. सो प्लीज डू रीड द आंसर. वेरी वेल डन आयुषी वंस अगेन. एंड आप इस आंसर को जरूर पढ़िएगा, यहाँ पे टेलीग्राम पे पिन कर दिया जाएगा. एंड दोस्तों जाने से पहले आज मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि हमारा जो असंभव से संभव करने वाला प्रीलिम्स का जो लाइव क्रैश कोर्स है वो आज से शुरू हो चुका है. 28 नवंबर से 11 से 1 एवरीडे मंडे टू सैटरडे क्लासेस होंगी. एंड सो दोस्तों यहाँ पे आपके साथ स्टैटिक कंसेप्ट्स और करंट अफेयर्स दोनों ही कवर करे जाएंगे. तो नवंबर 28 आज है और ये कोर्स रहेगा आपका 30 अप्रैल 2023 तक. सो दोस्तों यदि आप इस कोर्स का हिस्सा बनना चाहते हैं, जुड़ना चाहते हैं, डेफिनेटली आप हमारे टोल फ्री नंबर पे कॉल करें 1800-890-3043 और इसके बारे और इन्फॉर्मेशन लें. और इस पर्टिकुलर क्रैश कोर्स में आपके साथ 4000 से ज़्यादा MCQs फॉर प्रैक्टिस भी आपको दिए जाएंगे अलॉन्ग विद द वीडियो सोल्यूशन ऑफ द क्वेश्चंस. और अभी कूपन कोड है संभव, अगर आप इसका इस्तेमाल करेंगे तो आपको 10% ऑफ भी मिलेगा और आपको ये जो क्रैश कोर्स है 10,799 का पड़ेगा आफ्टर डिस्काउंट. सो दोस्तों आज के लेक्चर में इतना ही रहेगा. मिलेंगे हम कल और चर्चा के साथ. आप अपना ध्यान रखें और पढ़ते रहिए. थैंक यू सो मच. जय हिंद.